कैसा हो अगर सारी धरती के लोग एक खतरनाक वायरस का शिकार हो जाएं, एक ऐसा वायरस जो हर एक इंसान को एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल दे। ये ज़ॉम्बीज कोई आम ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़ॉम्बीज जानवरों की तरह लंबी लंबी दीवारें फांद कर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोगों के बीच किसी ज़ॉम्बी वायरस फैलने की अफवाह फैली हुई थी। कहानी हमें जेरी नाम के आदमी को दिखाती है जिसकी 2 बेटियां हैं और बीवी का नाम कैरन है। जेरी की फैमिली एक बेहद खुशहाल फैमिली है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। सुबह का वक्त हो रहा होता है और जेरी की फैमिली के लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि किसी इमरजेंसी के कारण कुछ देशों में मिलिट्री रूल इंपोज कर दिया गया है। नाश्ता करके पूरी फैमिली घर से बाहर निकलती है। यह शहर फिलाडेल्फिया है और आज के दिन यहाँ सड़कों पे बहुत लंबा जाम लगा है। जेरी और उसकी वाइफ कैरन कार में बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर जाती है जहां आसमान में कई सारे हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं। जेरी रेडियो ऑन करता है। रेडियो में बताया जा रहा होता है कि दुनिया भर में कोई बेहद खतरनाक महामारी फैल चुकी है। जिन जिन देशों में यह फैली है उसमें यूएस भी शामिल है। तभी अचानक से एक पुलिस वाले की बाइक बेहद तेजी से उनके पास से गुजरती है, जिससे जेरी के कार का साइड मिरर टूटकर गिर जाता है। जेरी बाहर जाकर देखता है तब वहां इतना ज्यादा लंबा जाम लगा होता है कि आगे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। अचानक से वहां लोग भागने लगते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। एक पुलिस वाला आकर जेरी से गाड़ी के अंदर बैठे रहने को कहता है। अचानक से एक बेहद बड़ा ट्रक आता है और गाड़ियों और लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जेरी उस ट्रक के पीछे पीछे वहां से निकलने का फैसला करता है, मगर वो ट्रक आगे जाकर पलट जाता है। सड़क पे मची अफरा तफरी के कारण जेरी की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। कार से बाहर आने पे जेरी देखता है कि सारे लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। शहर में हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी होती है। तभी जेरी देखता है कि एक औरत एक आदमी को पकड़कर किसी जानवर की तरह काट रही होती है। कुछ ही सेकंड्स में उस आदमी का शरीर अकड़ने लगता है और वो आदमी पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। अब ऐसे ही हर तरफ लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। जेरी किसी तरह सड़क पे से एक वैन लेकर वहां से भागने की कोशिश में लग जाता है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को सेफली उस एरिया से बाहर निकाल लेता है। जेरी की छोटी बेटी एस्मा का शिकार थी और अचानक से ये सब देखकर डर जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब कुछ देर के लिए जेरी साइड में गाड़ी रोकता है, अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करने लगता है। जब जेरी की वाइफ कैरन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है तब वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी जेरी को एक कॉल आता है। अब हमें पता चलता है कि जेरी पहले यूएस सरकार के लिए एक बड़ा इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। जेरी की पहचान कुछ बेडी लोगों से भी थी। जेरी अपने दोस्त लिंकन से मदद मांगता है। जेरी का दोस्त कहता है कि अभी हालात बेहद खराब है, मगर अगर तुम किसी तरह कल सुबह तक जिंदा बच जाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर आ जाऊंगा। इतने में वो वैन स्टार्ट हो जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब जेरी न्यूयॉर्क शहर पहुंचता है। यहाँ भी हर तरफ बर्बादी छाई हुई होती है। जेरी अपने साथ एक गन और अपनी फैमिली को लेकर वहां एक सुपरमार्केट के अंदर जाता है। सुपरमार्केट के अंदर हर कोई ज्यादा से ज्यादा सामान लूटकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था ताकि कहीं छिपकर ज्यादा दिन तक जिंदा रहा जा सके। जेरी एक बेटी को संभालता हुआ दवाइयां इकट्ठा करना शुरू करता है, वहीं केरन दूसरी बेटी के साथ ग्रोसरीज और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगती है। तभी एक आदमी जो शायद इस वक्त इस सुपरमार्केट में किसी को खत्म कर रहा था, वो आकर जेरी को एस्मा की दवाइयां देता है। उस आदमी को अपनी जिंदगी से कुछ खास लगाव नहीं था, इसलिए वो बाकियों की तरह अफरा तफरी का हिस्सा नहीं था। जेरी अपनी दोनों बेटियों और बीवी को बचाता हुआ पास में ही मौजूद एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ज़ॉम्बीज लगातार हमला कर रहे होते हैं, मगर जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को बचाता हुआ उस बिल्डिंग के एक फ्लैट पहुंचता है जहां पहले से एक परिवार रह रहा था। वो लोग जेरी और उसकी फैमिली को अंदर आने देते हैं। जेरी उस घर में एक रेडियो रखा हुआ देखता है और फ्रीक्वेंसीज बदलने लगता है। उन्हें रेडियो की मदद से गवर्नमेंट का एक मैसेज मिलता है जिसमें सभी से घर के अंदर रहने को कहा जा रहा था। अब रात का वक्त हो चला है। जेरी को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। जेरी अपने बच्चों को देखता है तो बच्चे उसे कहीं नजर नहीं आते। वो डर जाता है, मगर थोड़ा ढूंढने पे उसे बच्चे क्लोजेट में सोए हुए मिलते हैं। अब सभी जाग जाते हैं और जेरी वहां पहले से रह रही फैमिली से कहता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर रह चुका है। उसका तजुर्बा कहता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। अगर वो एक जगह रुके तो वहीं फंसकर मारे जाएंगे। मगर वो फैमिली जेरी के साथ आगे बढ़ने से साफ मना कर देती है और जेरी अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। जेरी अपने हाथों में बुक्स बांध लेता है और कुछ जरूरत के सामान के साथ अपनी फैमिली को लेकर उस फ्लैट से बाहर आता है। किसी भी तरह का शोर शराबा ज़ॉम्बीज को बेहद जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। वो लोग बेहद डर और सहमे कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक बेहद जोर की चीख सुनाई देती है। कुछ सेकंड्स के लिए वो लोग डर जाते हैं
उन्हें एहसास होता है जैसे कोई बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जेरी की फैमिली के चले जाने के बाद वो फैमिली दरवाजे को वापस लॉक कर रही होती है कि तभी अचानक बाहर से कोई दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। अब जेरी और उसकी फैमिली का भी ज़ॉम्बीज बेहद तेजी से पीछा करना शुरू कर देते हैं, मगर इसके बावजूद जेरी किसी तरह अपनी फैमिली को बचाकर टेरेस तक पहुंचा देता है। मगर जेरी आखिर में लगभग एक ज़ॉम्बी का शिकार हो ही गया था कि तभी वहां नीचे वाली फैमिली का एक लड़का आकर जेरी को बचा लेता है। उस लड़के का पूरा परिवार अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था और जेरी उस बच्चे को भी अपने साथ ले चलने का फैसला करता है। मगर जेरी के गले पे एक ज़ॉम्बी का खून गिर चुका था। जेरी छत की रेलिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सेकंड्स गिनने लगता है। अगर उसे ज़ॉम्बी वायरस लगा होगा तो 11 सेकंड्स में जेरी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। जेरी बिल्कुल ही नॉर्मल था, उस पे ज़ॉम्बी के खून का कोई असर नहीं हुआ। जेरी की वाइफ कैरन हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल दे चुकी थी और अब जेरी के दोस्त के भेजे हुए हेलीकॉप्टर्स वहां पहुंच चुके थे, मगर ज़ॉम्बीज ने टेरेस पर आकर हमला करना भी शुरू कर दिया था। अब सबके हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाने के बाद जेरी हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। ज़ॉम्बीज बेहद तेजी से उसका पीछा करते हैं। जेरी अपनी जान बचाने में कामयाब रहता है, मगर ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि हेलीकॉप्टर पर आकर लटक जा रहे थे। अब वो हेलीकॉप्टर जेरी के परिवार को समुंदर के बीच एक शिप पे लेकर जाता है, जहां जेरी का दोस्त लिंकन मौजूद था। जेरी की फैमिली को शिप में बेड्स दिए जाते हैं रहने के लिए। लिंकन जेरी को दुनिया भर के हालातों के बारे में बताता है, जहां पूरी दुनिया भर में यह ज़ॉम्बी वायरस अब बुरी तरह फैल रहा था। उस शिप में मौजूद साइंटिस्ट्स और मिलिट्री सोल्जर्स इस बीमारी का इलाज निकालकर इसे काबू में करने की कोशिश में लगे थे, मगर किसी के भी हाथ इस बीमारी से रिलेटेड एक भी क्लू मौजूद नहीं था। उन सभी लोगों में एक ऐसा साइंटिस्ट भी मौजूद था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया था। उस साइंटिस्ट में बेहद जुनून सवार था इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने का। सभी उसे ही अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहे थे। लिंकन जेरी को बताता है कि इन ज़ॉम्बीज का जिक्र सबसे पहली बार एक एनोनिमस ईमेल में हुआ था जो साउथ कोरिया से भेजी गई थी। साइंटिस्ट्स इस बीमारी की जड़ ढूंढने की कोशिश में लगे थे और जानना चाहते थे आखिर इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई। अब उस हॉल में 2 आर्मी ऑफिशियल्स आते हैं। वो लोग जेरी के बारे में जानते थे कि वो पहले यूएस गवर्नमेंट के लिए एक बेहद खास इन्वेस्टिगेटर रह चुका है और वो लोग जेरी की मदद चाहते थे एक मिशन में जिसमें वो लोग इस बीमारी की जड़ का पता लगाना चाहते थे। जेरी शुरुआत में मना करता है, मगर वो कैप्शन जेरी से कहता है कि बेफिजूल के लोगों को शिप पे नहीं रखा जाएगा। शिप पे केवल उसी को रहने दिया जाएगा जो इस महामारी से लड़ने में उनके किसी न किसी तरह काम आ सके। जेरी अपनी वाइफ कैरन के पास जाता है जो उसे मना करती है जाने से, मगर जेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उसे अपना परिवार महफूज चाहिए था तो उसे इस मिशन पे जाना ही पड़ेगा। अब जेरी एक आखिरी बार अपनी दोनों बेटियों और उस बच्चे से मिलता है और जाता हुआ कैरन को एक रेडियो सिग्नल्स पे चलने वाला वॉकी टॉकी देता हुआ जाता है। प्लेन शिप से टेक ऑफ करती है। प्लेन के अंदर जेरी उस साइंटिस्ट से बात करता है और उसे सेफ रहने के लिए बेसिक चीजें समझा देता है। तभी जेरी उस साइंटिस्ट से पूछता है कि आखिर वो इतने विश्वास से कैसे कह सकता है कि उन्हें वहां कुछ मिलेगा ही अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो। तब वो साइंटिस्ट कहता है कि उन्हें कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। हर सीरियल किलर खुद के पकड़े जाने के लिए कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। कुछ इसी तरह नेचर भी है। नेचर ने भी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ रखा होगा जिसे ढूंढकर वो लोग इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। उस साइंटिस्ट की बातें कहीं ना कहीं जेरी पे असर डालती हैं। अब हम देखते हैं कि कई जगहों से ठीक ठाक हालात में बचे जिंदा लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। शिप पे धीरे धीरे जगह भरती जा रही है, जिससे शिप में रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। अब रात का वक्त हो चला है और जिस प्लेन में जेरी मौजूद है उस प्लेन का फ्यूल लगभग खत्म हो चुका है। मजबूरन प्लेन को साउथ कोरिया में कैंप हम्फ्रीज नाम के एक एयरपोर्ट पे लैंड किया जाता है। साउथ कोरिया में लगभग पूरी आबादी इस वायरस का शिकार हो चुकी थी और न के बराबर कोई जिंदा बचा था। इस गहरे अंधेरे में हर तरफ केवल ज़ॉम्बीज की चीख सुनाई दे रही थी। जेरी और उसके साथ मिशन पे आए लोग प्लेन से नीचे उतर चुके थे, मगर इसका वही अंजाम हुआ जो सोचा जा सकता था। एक के बाद एक लगातार ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ देखकर साइंटिस्ट, जो कि किसी भी तरह की आर्मी ट्रेनिंग से वाकिफ बिल्कुल भी नहीं था, बेहद डर गया और प्लेन के लोहे की जमीन पे गिरकर सिर टकराने के कारण उसकी मौत हो गई। मगर फिलहाल उन सभी के पास इतना वक्त नहीं बचा था कि वो एक लाश की परवाह करें, इसीलिए आगे का मिशन जेरी संभालने का फैसला करता है। जेरी भागता हुआ उन सोल्जर्स के बेस पे पहुंचता है जो पहले से इस एयरपोर्ट पे मौजूद थे। वो सोल्जर थोड़ा बहुत इन ज़ॉम्बीज के बारे में जानते थे। उनका मानना था कि ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें उन ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करती हैं। अगर वो किसी तरह अंधेरे में शांति से अपने मिशन को अंजाम दें तो ज़ॉम्बीज के खतरे से बहुत हद तक बच सकते हैं। अब वो सोल्जर्स जेरी को उस पहली जगह लेकर जाते हैं जहां पहला वायरस का पेशेंट देखा गया था।
ये एक झोंपड़ी थी जहां एक डॉक्टर को एक कोरियन सोल्जर का चेकअप करने को भेजा गया था। वो सोल्जर कई दिनों से लापता था और एक दिन अचानक से उस विलेज के लोकल लोगों को मिला था। उस वक्त उस सोल्जर के मुंह से काली झाग निकल रही थी, जैसे किसी ने उसे बेहद खतरनाक जहर दे दिया हो। उस सोल्जर का पहला शिकार वही डॉक्टर था। अब जेरी उन लोगों से पूछता है कि उनके पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद हो कि आखिर वो सोल्जर इतने दिनों से कहां गायब था और उन दिनों किस किस के कांटेक्ट में आया था। मगर उन लोगों के पास उस सोल्जर से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तभी बातों बातों में उनमें से एक बताता है कि उन सभी ऑफिसर्स में से एक, जिसका पैर बेहद जख्मी था और वो ढंग से चल नहीं सकता था, उस पे ज़ॉम्बीज ने हमला नहीं किया था। वो एक बार ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच आ फंसा था, मगर सभी ज़ॉम्बीज उसके पास से गुजर गए और उसे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। तभी वो लोग जेरी को एक और आदमी से मिलाते हैं जो कई दिनों से बुरी हालत में एक जेल में बंद पड़ा था। दरअसल वो आदमी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था और नॉर्थ कोरिया में इलीगल हथियार बेचता हुआ पकड़ा गया था। अब जेरी उस आदमी से जाकर बात करने का फैसला करता है। जेरी उस आदमी से पूछता है कि आखिर नॉर्थ कोरियंस कैसे इस खतरनाक वायरस से बच गए, उनके पास ऐसा क्या था जो दुनिया में किसी के पास नहीं। तब वो आदमी बताता है कि नॉर्थ कोरिया सरकार ने इस महामारी की खबर मिलते ही बेहद बेरहमी से अपनी करोड़ों की आबादी में मौजूद हर एक इंसान के दांत निकाल दिए, जिससे ये महामारी नॉर्थ कोरिया में फैलने से पूरी तरह रुक गई। वहीं वो आदमी ये भी बताता है कि इजराइल देश ने भी इस ज़ॉम्बी वायरस फैलने से कुछ ही दिनों पहले अपना एक बेहद बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया था, जिसमें वो लोग अपने देश के बॉर्डर्स के चारों तरफ एक बेहद ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। इजराइल को किसी तरह इस महामारी फैलने की खबर पहले मिल चुकी थी, जिसका उपाय उन लोगों ने पहले ही निकाल लिया। वो आदमी जेरी से कहता है कि अगर उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए तो उसे इजराइल के जेरूसलम में एक एल्वान मकबरान नाम के आदमी के पास जाना चाहिए। अब इस मिशन को जेरी लीड करना शुरू कर देता है। जेरी अपनी खैरियत अपनी वाइफ कैरन को बताने के लिए उस रेडियो फोन से कॉल लगाता है। कॉल लग जाता है, मगर टावर की कमी के कारण उन दोनों के बीच बात नहीं हो पाती। अब वो लोग वापस एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मगर टेक ऑफ करने से पहले जेरी के प्लेन में वापस फ्यूल भरने की जरूरत थी। वो सभी कुछ साइकिल्स का इस्तेमाल करके फ्यूल पाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स गन लेकर उन्हें बैक सपोर्ट दे रहे होते हैं। वो लोग बेहद शांति के साथ उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए जा रहे होते हैं, मगर तभी कैरन का दिल नहीं मानता और कैरन जेरी के रेडियो फोन पे कॉल लगा देती है। अचानक से जेरी के पास रखा रेडियो फोन जोर जोर से आवाज करने लगता है और वही होता है जिस चीज का डर था। ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं आवाज सुनकर और तुरंत ही हमला करना शुरू कर देते हैं। जेरी और उसके साथ के लोग किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। वहीं सोल्जर्स उन ज़ॉम्बीज को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। किसी तरह फ्यूल का जुगाड़ कर लिया जाता है और प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन पे लगातार ज़ॉम्बीज हमला कर रहे होते हैं। जेरी कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जेरी दोबारा कैरन को कॉल लगाता है और सब कुछ बताता है। जेरी कहता है कोरिया में उनका काम नहीं बना और अब उन्हें इजराइल जाना पड़ेगा अपना काम पूरा करने। थोड़ी देर बाद सिग्नल की खराबी के कारण कॉल कट हो जाता है, मगर तब तक जेरी का प्लेन इजराइल पहुंच चुका था। अब इजराइल के एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद जेरी वहां की आर्मी की मदद से उस आदमी के पास पहुंचता है जिसका जिक्र उस टेररिस्ट ने उससे किया था। वो आदमी जेरी को बताता है कि कई सालों पहले इजराइल में अरेबियन सैनिकों का आना जाना अचानक से बेहद ज्यादा बढ़ गया। सभी को लगा कि इजराइल को अरबी सैनिकों से कोई खतरा नहीं, मगर आखिर में हुआ इसका उल्टा। इजराइल अरब के आगे घुटने टेकने ही वाला था कि तभी इजराइल की सरकार ने एक फैसला लिया। उन सभी ने डिसाइड किया कि सरकार के 10 पार्ट्स एक साथ एक चीज पे पूरी तरह राजी नहीं हो सकते। अगर 9 पार्ट्स किसी एक चीज पे राजी होंगे तो 10वां पार्ट सरकार का उस पे राजी बिल्कुल भी नहीं होगा और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। उन दिनों इजराइल में भी एक मेल सर्फिस हुआ था जहां ज़ॉम्बीज का जिक्र किया गया था। सरकार की 9 पार्ट्स ने इसे दूसरे देशों का ध्यान भटकाने का तरीका समझा, मगर वहीं 10वां पार्ट इससे जुड़ी रिसर्च करने के लिए मजबूर था। इस रिसर्च ने उन्हें इस मुद्दे पर लाकर खड़ा किया कि वो एक बड़ी सी दीवार बनाएंगे उन देशों के आगे जहां से ज़ॉम्बीज के अंदर घुसने की संभावना है। पहले के वक्त में ये सब बस एक मजाक सा था, मगर अब ये दीवार इजराइल के बेहद ज्यादा काम आ रही थी। अब इजराइल में जिंदा बचे इंसान बेहद खुश थे और इसे भगवान का करिश्मा मान रहे थे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली बिल्कुल नहीं थी। ज़ॉम्बीज का पागलपन बढ़ता जा रहा था। ज़ॉम्बीज ने उस बड़ी सी दीवार को फांदने की कोशिश शुरू कर दी थी। इजराइल आकर भी जेरी को अपने मिशन में कोई खास इजाफा नजर नहीं आ रहा था। जेरी अब भी इस वायरस की जड़ से अनजान था। तभी वो ज़ॉम्बीज उस बड़ी सी दीवार को फांद लेते हैं और इजराइल में उसी पल अफरा तफरी मच जाती है। सोल्जर्स उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर इसका कोई खास फायदा नजर नहीं आता। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। बॉम्ब विस्फोट और गोलियों के बीच हर एक इंसान किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में होता है।
तभी जेरी की नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसके सिर पे बाल नहीं थे। सारे ज़ॉम्बीज उसे काटने की बजाय उसके पास से गुजरे जा रहे थे। असल में वो छोटा बच्चा कैंसर का शिकार था। अब हम देखते हैं कि उस अफरा तफरी में एक ज़ॉम्बी इसराइली सोल्जर के हाथों पे काट देता है। जेरी वहीं मौजूद होता है और समय न बर्बाद करते हुए उस सोल्जर का हाथ काट देता है। असल में वो एक महिला सोल्जर थी। वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और बेहद जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर इसके बावजूद किसी तरह जेरी उसके हाथों में पट्टी लगाकर उसे कंधे से सहारा देते हुए बाहर आए हेलीकॉप्टर की मदद से भागने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले कि वो चढ़ पाता, ज़ॉम्बीज के हमले उस हेलीकॉप्टर को ही जमीन पे लाकर क्रैश करा देते हैं। इसके बाद जेरी और उसके साथ जिंदा बचे सोल्जर्स एक दूसरे प्लेन की तरफ भागते हैं मदद की उम्मीद में। उन्हें मदद मिल जाती है और अब वो प्लेन के अंदर होते हैं। प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज और कुछ लोग उस प्लेन का पीछा कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद प्लेन हवा में होता है। ऊपर से जेरी देखता है कि अब बाकी शहरों और देशों की तरह इजराइल भी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब जेरी प्लेन के शेल्फ से कुछ पेन किलर्स और एक पट्टी लेकर आता है। उस सोल्जर की पट्टी बदलने की जरूरत थी क्योंकि वो पट्टी बेहद खराब तरीके से लगी थी और हाथ में इन्फेक्शन फैला सकती थी। अब किसी तरह जेरी उस सोल्जर के हाथों की पट्टी बदल देता है। इसके बाद जेरी को वो सभी इंसिडेंट्स ध्यान में आते हैं जहां ज़ॉम्बीज ने किसी इंसान पे हमला नहीं किया। या तो वो इंसान किसी खतरनाक बीमारी का शिकार था या फिर उसके हाथ पैर कटे हुए थे। अब जेरी अपनी वाइफ को कॉल लगाता है जो उसकी बात उसके दोस्त लिंकन से कराती है। जेरी लिंकन से कहता है कि अगर उसे आसपास किसी वैक्सीन बनाने वाली जगह या किसी लैबोरेटरी तक पहुंचाया जाए तो वो कुछ कर सकता है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन से जेरी अपने दोस्त लिंकन की बात कराता है। वो पायलट्स प्लेन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाते हैं और पास में ही मौजूद एक एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड करने वाले होते हैं। तभी एक अलमारी खुलती है और उसमें से एक ज़ॉम्बी निकलकर बाहर आ जाता है। जल्द ही प्लेन के पीछे वाले हिस्से में मौजूद हर इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है। जेरी और उसके साथ मौजूद लोग वहां के दरवाजे को लगेज की मदद से बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर यह तरीका कुछ खास काम नहीं आता। अब प्लेन में हो रही तबाही को देखते हुए जेरी एक ग्रांडे उन सभी की तरफ फेंक देता है। ग्रांडे के फटने के कारण प्लेन का पीछे का हिस्सा टूटकर बाहर निकल जाता है। सभी ज़ॉम्बीज प्लेन से बाहर फेंके जाते हैं, मगर प्लेन अब अपना बैलेंस खो चुका था और जल्द ही क्रैश करने वाला था। आखिर में प्लेन एक पास के जंगल में जा गिरता है। थोड़ी देर बाद जेरी को होश आता है। तब वो अपने बगल वाली सीट पे उस फीमेल सोल्जर को नहीं पाता है। उसे लगता है वो मारी गई। जेरी खुद का सीट बेल्ट खोलता है। जेरी के पेट में एक प्लेन का टुकड़ा बुरी तरह से घुस चुका था। जेरी उसे निकालने की कोशिश करता है, मगर वो बेहद ज्यादा दर्द कर रहा था। तभी पीछे से वो सोल्जर आ जाती है जो मरी नहीं थी। प्लेन क्रैश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो दोनों पैदल चलकर वहां तक जाने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो लोग WHO की रिसर्च फैसिलिटी पहुंचते हैं जहां इस वायरस की वैक्सीन बनाने का काम चालू था। जेरी अब बहुत ज्यादा थक चुका था और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बेहोश हो चुका था। अब लिंकन और उसके लोगों का जेरी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं बचा था। वो सभी समझ रहे थे कि जेरी अब मारा जा चुका है। जेरी के परिवार को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उस शिप से ले जाया जाता है। वहीं जेरी की आंख खुलती है। वो खुद को WHO के अंदर पाता है जहां 2 डॉक्टर्स उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उसके होश में आने के बाद वो डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। उन लोगों के पास जेरी का रेडियो फोन होता है। जेरी उस रेडियो फोन से कॉल लगाने को कहता है। लिंकन कॉल उठाकर उनसे बात करता है। जेरी की हालत अब बहुत हद तक सुधर चुकी थी और अब वो खुद चल फिर सकता था। जेरी की फैमिली को रेफ्यूजी कैंप भेज दिया गया था। जेरी जल्द से जल्द अपनी फैमिली को वहां से वापस लेकर आना चाहता था। अब हम देखते हैं कि जेरी लेबोरेटरी में जाकर उन सभी से एक आइडिया बताता है जो उसने कई चीजें देखकर सोचा था। ये आइडिया था कि अगर एक इंसान में पहले से ही कोई बीमारी डाल दी जाए तो वो ज़ॉम्बीज उसे बीमार समझकर उसका शिकार नहीं करते। ज़ॉम्बीज केवल तंदुरुस्त शरीर पे हमला करते हैं, मगर इस चीज को साबित करने के लिए उन लोगों को बेहद ज्यादा खतरा उठाने की जरूरत थी। उनमें से किसी एक को कोई खतरनाक बीमारी का इंजेक्शन लेकर उन ज़ॉम्बीज के पास जाने की जरूरत थी ताकि ये चीज साबित हो सके। उन लोगों के पास कई सारी बीमारियों के सैंपल्स मौजूद थे, मगर एक प्रॉब्लम थी। वो सारे सैंपल्स बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में मौजूद थे जहां वायरस फैल चुका था और बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बनके घूम रहे थे। अब रात का वक्त हो चला था और जेरी ने बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में जाने का फैसला किया था। जेरी के साथ वो इजरायली फीमेल सोल्जर और एक डॉक्टर भी जाने को तैयार हो जाते हैं। वो लोग कुछ जरूरी हथियार अपने साथ रखते हैं। इसके बाद दरवाजा खोला जाता है। किसी तरह हिम्मत करके वो तीनों अंदर जाते हैं। बिना कदमों की आवाज किए उन्हें एक खास कमरे तक पहुंचना था। वो लोग किसी तरह उस कमरे के बेहद करीब आ चुके थे, मगर तभी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया, जिसे उन्होंने गोली मार दी। गोली की आवाज से सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भागते हुए आने लगे। जेरी ने अपना रास्ता उन दोनों से बदल लिया
और आवाज करके सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुला लिया। सोल्जर और डॉक्टर ने खतरा देखते हुए वापस लौटने का फैसला किया। वो दोनों भागते हुए वापस दरवाजे के पास आए। उन लोगों ने किसी तरह उन्हें दरवाजे के अंदर लेकर सही समय पे दरवाजा लगा दिया और वो दोनों सही सलामत बच गए। मगर जेरी अब तक नहीं आया था। जेरी उस कमरे तक पहुंच चुका था जहां से उसे सैंपल्स ले जाने थे, मगर जेरी को उस कमरे का पासवर्ड नहीं पता था। कैमरे में सब कुछ देख रही रिसर्चर उसे पास में रखे टेलीफोन पे कॉल लगाकर पासवर्ड बता देती है। जेरी के उस कमरे में अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा वापस बंद हो जाता है। अब जेरी उन सभी सैंपल्स को एक डिब्बे में भरकर ले जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि दरवाजे पे एक ज़ॉम्बी खड़ा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अब जेरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था खुद का आइडिया खुद पे ट्राई करने के सिवाय। जेरी एक इंजेक्शन निकालता है और उन सभी बॉटल्स में से किसी एक को चुनने लगता है। अगर जेरी ने कोई बेहद ज्यादा खतरनाक सैंपल चुना तो वो वैसे ही मारा जाएगा, मगर उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। अब अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी नोट छोड़कर जेरी रिस्क लेता है। उन सभी बॉटल्स में से एक जेरी इंजेक्शन में भरकर खुद में इंजेक्ट कर लेता है। थोड़ी देर तक इंतजार करता है और जब उसे लगता है कि इंजेक्शन का असर हो चुका है, जेरी डरता हुआ दरवाजा खोल देता है और उसका आइडिया काम कर जाता है। वो ज़ॉम्बी जेरी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जेरी बेहद जोर जोर की आवाज करके सारे ज़ॉम्बीज को भटका दिया और बड़े आराम से दरवाजे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने जो बीमारी का सैंपल खुद में इंजेक्ट किया था उसे उसकी वैक्सीन लगा दी गई और जेरी इस बीमारी का इलाज ढूंढकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वापस लौट गया। जेरी अपने परिवार से जाकर मिला जो इस वक्त एक आइलैंड पे रह रहे थे और बिल्कुल सेफ थे। जेरी के परिवार वाले उसे देखकर बेहद खुश थे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर देती है, जहां लोग अब भी सही सलामत जिंदा बचे हों। शहर अब दोबारा इंसानों से भरने लगते हैं। जो ज़ॉम्बीज बन गए उन्हें तो ठीक नहीं किया जा सका, मगर जो लोग जिंदा थे उन्हें बचा लिया गया। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप यहां तक बने रहे तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।